Hey everyone, welcome back to the Innovative Aids, and in this video we are going to continue the same topic teaching prose जो कि हम कल कर रहे थे और उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमने देखा था कि प्रोज क्या होता है, प्रोज के टाइप्स देखे थे, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स, we have seen the characteristics of a prose, characteristics of teaching poetry, क्या difference है teaching poetry और prose में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रोज की प्रोज को पढ़ाने का प्रोसीजर क्या होता है। Okay, so the whole teaching learning process is divided into 3 stages. जो teaching learning process है प्रोज की, उसको हम 3 stages में divide करते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं, दूसरी स्टेज को हम इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं, और तीसरी स्टेज को हम पोस्ट एक्टिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो प्री एक्टिव स्टेज है वो आपका पार्ट होता है प्रिपरेशन का, ठीक है, जहाँ पे टीचर अपनी लेसन प्लानिंग करता है, उसको क्या पढ़ाना है उसको प्रिपेयर करते हैं। इंटरैक्टिव स्टेज जो होती है उसके अंदर वो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन को काउंट करते हैं कि हाउ द टीचर विल प्रेजेंट द कंटेंट, अपना टॉपिक वो कैसे प्रेजेंट करेगा और कैसे वो बच्चे को एक्सप्लेन करेगा, ये इंटरैक्टिव स्टेज के अंदर आएगा। पोस्ट एक्टिव स्टेज का मतलब होता है एप्लीकेशन, यानी कि उस कंटेंट को जो टीचर ने पढ़ाया है, प्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है, उसे स्टूडेंट अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करेगा। तो जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो पोस्ट एक्टिव स्टेज के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग प्रोसीजर बताया है टीचिंग प्रोज लेसन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई प्रोज लेसन पढ़ाया जाए तो सबसे पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसको कौन सी करेक्ट मैथडोलॉजी एंड प्रोसीजर यूज करना है फॉर टीचिंग अ प्रोज लेसन टू दी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम वन बाय वन काउंट करेंगे उन स्टेप्स को। पहला स्टेप ये है कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, देन प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, रिकैपिचुलेशन, असाइनमेंट एंड होमवर्क। तो इस तरह से टोटल 6 स्टेप्स हमने देखे। वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला स्टेप आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि कैसे वो टीचर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेगा बिफोर टीचिंग अ टॉपिक, है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले टीचर का सबसे पहला टास्क होता है कि उसके पास उसको अपने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग सम टॉपिक शुड बी क्लियर। ओके, द टीचर शुड बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग द प्रोज लेसन। जिस प्रोज लेसन को वो टीचर पढ़ा रहा है उसके पीछे के सामान्य और स्पेसिफिक उद्देश्यों के बारे में उसे पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। इसके बाद जब वो ये डिटरमाइन कर लें कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसको पढ़ाने के, तब उसे फिर अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए उस टॉपिक को पढ़ाने की प्रिपरेशन की, कैसे मैं इसे पढ़ाऊंगी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सेज अबाउट व्हाई, क्यों मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, वो काउंट होता है ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे हमें, जनरल एंड स्पेसिफिक। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स टीचर को क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्टेप आता है प्रिपरेशन। टीचर को जब वो अपना लेसन प्लान कर रहा है तो ही शुड बी और शी शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेल प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड व्हाइल प्रेजेंटिंग द प्रोज लेसन। ठीक है, प्रोज लेसन को प्रेजेंट करने से पहले वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, द इंडियन स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यदि टीचर भी प्रिपेयर नहीं है तो हाउ विल शी मोटिवेट। तो टीचर को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को उस लेसन को पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, जिसके लिए उसकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक इंटरेस्टिंग लेसन निकल के आए।
ओके इसलिए उसको बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी, ऐसी प्रिपरेशन करनी होगी जिससे कि बच्चे उसकी क्लास में अट्रैक्ट हो और पढ़ें। तो हम बात करते हैं टीचिंग एड्स की, जो प्रिपरेशन का ही पार्ट है। टीचिंग एड्स के बिना जो क्लास है वो बहुत ही डल हो जाती है। ओके सो using ads, not only a teacher can never truly teach but also be unable to make his teaching interesting and effective। बिना टीचिंग मेथड्स के जो टीचिंग है वो इंटरैक्टिव और इफेक्टिव भी नहीं हो पाएगी। Therefore the teacher should use various material ads। उसको अलग अलग टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि चार्ट्स, मॉडल, मैप, टीवी, रेडियो, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, या फिर कुछ भी अच्छा सा विजुअल, ऑडियो विजुअल काइंड ऑफ एड वो यूज करे, ताकि वो उसका जो लेसन है वो इंटरेस्टिंग बने और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करे। ओके इसके बाद उनको ध्यान रखना है प्रीवियस नॉलेज का। जब भी कोई नई नॉलेज स्टूडेंट को दी जाए तो पहले उसका जो सप्लीमेंट्री पार्ट है, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज जिसके बारे में ऑलरेडी बच्चा जानता है, उसको टच करना चाहिए, यानी कि उसको एक बार जांच लेना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई नई चीज आप बच्चों में दे रहे हो तो पहले उसके से रिलेटेड कोई भी सप्लीमेंट्री बात जान लें। A teacher, before imparting new knowledge to the student, should know and access that how much knowledge students have gained। Already उसको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग या फिर पीकेटी भी कहते हैं। It's a process by which a teacher can easily facilitate the teaching learning process। वो easily समझ सकता है कि मुझे क्या पढ़ाना और कितना उन बच्चों को ऑलरेडी आता है। ओके इसके बाद जो थर्ड थिंग है दैट इज इंट्रोडक्शन। ये भी हम देखेंगे प्रिपरेशन में ही कि उसका जो इंट्रोडक्शन है, जिस भी टॉपिक को टीचर पढ़ा रहा है उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए, तभी वो उसमें इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को जान पाए और फिर उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होकर अपने सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, जिसे कि आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहते हो। बाकी प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस को बच्चे आंसर कर देते हैं, जिस क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं उसको हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहते हैं, और वही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो होता है वो टीचर का टॉपिक होता है जिसको कि वो अब डिलीवर करने वाला है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन के दो पर्पजेस होते हैं। पहला ये कि वो पास्ट नॉलेज को कॉन्शियसनेस में लेके आए, कि बच्चे के पास कुछ ना कुछ नॉलेज ऑलरेडी होती है बट वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, उसको कॉन्शियसनेस में लाना, चेतन अवस्था में लाने के लिए टीचर को कुछ प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या है कि उसको बच्चों को अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, नए सब्जेक्ट के लिए अट्रैक्ट करना, बच्चों को लाना ध्यान में। ठीक है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, ताकि यदि आप कोई भी चीज बताओगे तो वो उसको रिलेट करेगा और थोड़ा सा क्लास में ध्यान देगा। इसके बाद पार्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। जब भी कोई टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो ये तो जरूरी है ही कि उसको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उसको इस टॉपिक को पढ़ाने का क्लियर जो भी ऑब्जेक्टिव है या एम है वो क्या है। बट एट द सेम टाइम उसे ये सेम चीज अपने स्टूडेंट्स को भी, ही शुड acquaint द स्टूडेंट अबाउट इट सो दैट दे पे अटेंशन टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। यानी जब टीचर पढ़ा रहा है तो ये स्टेटमेंट ऑफ एम स्टूडेंट को भी बताना होगा कि आज के इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चा उसमें ज्यादा ध्यान दे कि आज मैं इसे ध्यान से पढ़ूंगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने के बाद हमें ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक एट अप्रोप्रिएट पेज। बताना चाहिए कि इस बुक में इस पेज को खोलो जहां पर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपनी डेली लाइफ में इस एम को फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो मेन पार्ट ऑफ अ लेसन प्लान होता है। दैट
because this is the main thing which is going to give the 100% effort to the for the students. The teacher can divide the lesson into a number of units. यदि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, कोई लेसन बड़ा है, तो आप उसको 2, 3, 4 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर एक ही दिन में पढ़ाओ. लेकिन यदि कोई टॉपिक छोटा है तो यू कैन कंप्लीट इट इनटू 1 यूनिट ओनली. ओके, बट छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटा जाता है ताकि बच्चे उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. तो प्रेजेंटेशन के ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है. उसमें पहला है मॉडल रीडिंग या फिर लाउड रीडिंग बाय द टीचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पहला स्टेप टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, उस सेलेक्टेड पैसेज को या जो यूनिट उसने तैयार की है उस यूनिट को, उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को लाउड रीडिंग करना पड़ेगा, यानी कि जोर जोर से बोल के पढ़ना होगा. उसे ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है इट शुड बी वेरी मच, ही शुड बी केयरफुल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. मीन्स ही शुड, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए. उसके जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्रेजेस एंड इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, वो सही होना चाहिए. हिज रीडिंग मस्ट बी मॉडल रीडिंग. उसकी जो रीडिंग है वो मॉडल रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसी की रीडिंग को जिस तरह से टीचर पढ़ रहा है उसी को बच्चे नकल करके बोलते हैं. दोबारा जब रीडिंग करते हैं तो उसको वो इमिटेट करते हैं, इसलिए टीचर की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए. At the time of reading, the teacher should hold the book in his or her left hand and the student should instruct to listen the passage carefully. जब रीड कर रहा हो तो बुक उसके लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और रीडिंग के समय बहुत ज्यादा ध्यान टीचर का बुक में नहीं होना चाहिए. कहीं पता चले कि स्टूडेंट जो है वो रीडिंग, उसका लिसनिंग पे ध्यान ही नहीं है, टीचर जो कह रहा है वो स्टूडेंट को पता ही नहीं है. इसलिए ऐसा भी नहीं है कि टीचर पूरी तरह से अपनी बुक रीडिंग में खो जाए. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं. लाउड रीडिंग के बाद एक प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी होनी चाहिए. ओके, दिस प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज बेसिकली अबाउट द हार्ड वर्ड्स. जितने भी हार्ड वर्ड्स उस कंटेंट में, उस पैसेज के अंदर आएंगे, उनको टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा 1 बाय 1 और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाएगा. ये जो ड्रिल होगी ये मॉडल रीडिंग के बाद भी हो सकती है या फिर पहले भी हो सकती है. ठीक है, इस लाउड रीडिंग के पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. ठीक है, बट इसमें वो वर्ड्स कंटेन किए जाएंगे जो कि हार्ड हो, जो कि बच्चों से इजीली प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है. उनको करेक्ट करने के लिए टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख के एक एक वर्ड की रीडिंग प्रैक्टिस करवाएगा. देन कम्स स्टूडेंट्स टर्न. लाउड रीडिंग जब टीचर कर लेता है तो उसके बाद टर्न आता है स्टूडेंट्स का. वो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद में खुद से रीड करते हैं. ठीक है, टीचर स्टूडेंट को कहता है, सम ऑफ देम, ना कि सारे के सारे, कि आप अब इस पैसेज को जोर जोर से पढ़ो. तो ये जो लाउड रीडिंग है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है बच्चे के प्रोनाउंसिएशन को हेल्प करने में, इम्प्रूव करने में. ये रीडिंग एबिलिटी भी जनरेट करती है कि बच्चे को रीडिंग पावर उसकी थोड़ी इम्प्रूव होती है. स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाना चाहिए कि उनका जो रीडिंग पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए. और करेक्ट पोस्चर क्या होता है, बुक उसकी आंखों से 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए. ठीक है, बुक को वो लेफ्ट हैंड में हैंड करे, होल्ड करें और अपना राइट हैंड फ्री रखें. ओके, they should also be asked to pay attention to fluency. उनकी फ्लुएंसी, उनके स्ट्रेस, पॉज एंड इंटोनेशन पे भी बच्चे को लाउड रीडिंग के टाइम पे ध्यान रखना है और उसके लिए टीचर उन पर उनको एम्फेसिस करेगा कि वो इसको करेक्ट वे में रीड करे. इसके बाद पोर्शन आता है एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो कि टीचर करता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, क्योंकि द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन दिस, ऑन एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन. यदि आपने कंटेंट को, पैसेज को बहुत अच्छे से एक्सपोज नहीं किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, बच्चे को वो लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी. ओके, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन के, दैट इट इज टू क्लियर द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, phrases and idioms.
तो टीचर सबसे पहले जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जितने भी फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, उनका मीनिंग करेक्टली एक्सप्लेन करता है। इसके बाद उस पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इजी एंड टू पेव वे फॉर इंटेंसिव रीडिंग, जिससे कि बच्चा इंटेंसिव रीडिंग कर पाए और उसको ठीक से समझ पाए। तो इस वजह से एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन करवाई जाती है। एक इफेक्टिव एक्सपोजिशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसको ये मेथड्स अपनाना चाहिए। डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर वो सीधे पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर एक्शंस को एक्सप्लेन करें और उन वर्ड्स को क्लियर करें। ठीक है, जो भी नए शब्द बताने हैं उसके लिए कोई पिक्चर बताएं, कोई ऑब्जेक्ट बताएं और बताएं कि ये सिमिलर टू दिस, यानी उसी लैंग्वेज के अंदर। टीचर मदर टंग का यूज भी कर सकता है, किसी एक शब्द को जो कि इंग्लिश का है उसको हिंदी में उसका मीनिंग बता के भी वो बता सकता है कि ये वर्ड क्या है। नए वर्ड्स को भी वो एक्सपोज कर सकता है, नए स्ट्रक्चर्स को भी प्रॉपरली बता सकता है बच्चे को। द मीनिंग ऑफ वर्ड शुड बी क्लैरिफाइंग बाय यूजिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कुछ वर्ड्स जिनको कि बच्चा नॉर्मली नहीं जान सक रहा है उसको और अच्छा बताने के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी यूज किया जा सकता है। एटिमोलॉजी, कि उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो वर्ड कहाँ से बना है। Etymology of the word is an important source of explaining word. किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यदि उसकी कोई एटमोलॉजी है तो वो भी करेक्टली स्पेल करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। रेफरेंस मेथड टू प्रूव्स गुड फॉर एक्वेंटिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी एक सोशल और कल्चर का रेफरेंस दूसरे सोशल और कल्चर से देके भी आप उस किसी वर्ड का मीनिंग दे सकते हैं। सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ टेम्पल, तो हिंदूज यदि मंदिर को समझते हैं, यदि किसी हिंदू स्टूडेंट को बताएं कि मंदिर क्या चीज होता है और वहीं पे हम उसको चर्च के बारे में समझाना चाहें, तो हम समझेंगे कि जो जैसा मंदिर होता है वैसा ही चर्च, तो वो समझ जाएगा कि व्हाट इज चर्च। ओके, और लास्ट में टीचर जो है पूरे टेक्स्ट को एक्सपोज करता है। ठीक है, एज ए सिंगल यूनिट, जो यूनिट उसने बांटी थी अब सारी पूरा टेक्स्ट एक साथ बताता है और फिर सारे डिफिकल्ट पोर्शंस को क्लैरिफाई करता है इन द रेफरेंस ऑफ द पैसेज। उस पैसेज के रेफरेंस में पूरे डिफिकल्ट वर्ड को टीचर क्लैरिफाई करता है और पूरे को एक साथ बताता है। अब बारी आती है स्टूडेंट्स की, वो करते हैं साइलेंट रीडिंग। ठीक है, साइलेंट रीडिंग की वजह से क्या होता है कि उनको एक्सटेंसिव रीडिंग का मौका मिलता है कि वो उसकी डीप स्टडी कर सॉरी ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, जिससे कि वो आइडिया निकाल पाए कि वो उन्होंने जो पढ़ा और जो वो पढ़ रहे हैं उसका क्या मोटो है या फिर क्या थीम है, क्या आइडिया है। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू फॉलो द टेक्स्ट इन साइलेंट रीडिंग। पी गुरे ने कहा है कि रैपिड साइलेंट रीडिंग इनेबल्स आवर पीपल टू सीज द जिस्ट ऑफ अ पैसेज। यदि रैपिड साइलेंट रीडिंग करवाई जाए तो स्टूडेंट जो है वो पैसेज का जिस्ट मीन्स समरी निकाल सकते हैं और टू फाइंड आउट व्हाट सम एक्सपर्ट हैव सेड ऑन द सब्जेक्ट। यदि किसी सब्जेक्ट पे किसी पैसेज में कुछ लिखा हुआ है तो रैपिड साइलेंट रीडिंग से स्टूडेंट उसकी एक समरी निकाल सकता है और पता कर सकता है, जल्दी से रीड करके ये पता कर सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट की हेल्प करता है उसके पैसेज के मीनिंग को जानने में। साइलेंट रीडिंग के टाइम में जो स्टूडेंट होते हैं वो जब पढ़ रहे हैं तो टीचर का काम ये होता है कि वो चारों तरफ घूमते घूमते उन स्टूडेंट्स पर नजर रखें और पूरी क्लास पर अटेंशन रखें कि सारे बच्चे साइलेंट रीडिंग में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं या नहीं। तो टीचर आइडल नहीं बैठेगा बल्कि वहां पर घूम घूम के ये पता करेगा कि सब बच्चे ठीक से रीड कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद टीचर एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लेगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे ये जो टेस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा और ये जानने के लिए कि बच्चों को मीनिंग ऑफ पैसेज कितना समझ में आया। इसको हम कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होना चाहिए, उस पैसेज के बाहर नहीं होना चाहिए बल्कि उस पैसेज के अंदर से होना चाहिए जो कि अभी अभी टीचर ने पढ़ाया है। और जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो डायरेक्ट होने चाहिए ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने चाहिए।
ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट क्वेश्चंस का, वो ये है कि बच्चे को उस पैसेज की जनरल अंडरस्टैंडिंग आई है या नहीं आई। किस तरह के क्वेश्चंस लिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में, तो वो है क्वेश्चन आस्किंग मीनिंग्स, किसी वर्ड का मीनिंग, मेन पोर्शन ऑफ द पैसेज, जिस्ट ऑफ द पैसेज, उस पैसेज की समरी पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स, कि वो अपने खुद के शब्दों में ना, जैसे कि जो भी पैसेज दिया गया है उसको अपने खुद के सब शब्दों में लिख के बताएं कि ये क्या कहता है, यानी वो एक तरह से समरी ही लिख सकता है बट अपनी लैंग्वेज में। फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर इडियम्स ऑफ द पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है टीचर के द्वारा। ओके, इसके बाद टर्न आता है रिकैपिचुलेशन, जिसको आप एप्लीकेशन टेस्ट बाय द टीचर भी कहते हो। तो रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है दोहरान। तो यहाँ पे ये भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के जैसा ही टेस्ट होता है, पर इसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। रिकैपिचुलेशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्टूडेंट को कितना उस लेसन के बारे में आया और वो उस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को कितना गेन कर पाया। ओके, जो छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द होल टेक्स्ट और स्टोरी आर आस्क्ड इन रिकैपिचुलेशन। तो डिफरेंस क्या है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में और रिकैपिचुलेशन में? कि कॉम्प्रिहेंसिव में हमने देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिकैपिचुलेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एट द एंड ऑफ ईच लेसन द टीचर शुड पुट ऑन सम एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ओके, कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल हो वो पूछे जाने चाहिए हर एक चैप्टर के बाद में। ये इस चीज को जानने के लिए कि स्टूडेंट को उस चैप्टर के बारे में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि इस लेसन प्लानिंग से पहले जो टीचर के ऑब्जेक्टिव थे, वो स्टूडेंट्स उनको गेन करने में सक्सेसफुल रहा या नहीं, उसको इवैल्यूएट करने के लिए रिकैपिचुलेशन किया जाता है। ये क्वेश्चंस ओरल भी हो सकते हैं या लिखित भी हो सकते हैं, रिटन टाइप भी हो सकते हैं। इसमें ध्यान में रखना है कि आंसर जो है वो लंबा होना चाहिए। क्वेश्चंस जो है वो पैसेज के अंदर से होने चाहिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पढ़ाई गई है। These should demand the logical thinking on the part of the people। मतलब क्वेश्चंस लॉजिकल होने चाहिए, बेतुके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे ठीक से आंसर कर पाए। एग्जाम्पल्स की बात करें कि रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी, तो जिसके अंदर कहानी के जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। ट्रांसलेट द पैसेज इन योर मदर टंग, की अपनी मातृभाषा में इस पैसेज को ट्रांसलेट करो, या फिर इस पैसेज को एक्सप्लेन करो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स एंड व्हाट लेसन डू यू डिराइव फ्रॉम द प्ले। फिल इन द ब्लैंक्स करो, आपको इस प्ले से क्या शिक्षा मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिकैपिचुलेशन में पूछे जाते हैं, जो कि दिखते कॉम्प्रिहेंसिव के जैसे ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है वो एक तरह से टीचर का कम्युनिकेशन का काम करता है। टीचर अपने आइडियाज को क्लियरली उस ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को बता सकता है। टीचर इसका अपन यूज कर सकता है इन राइटिंग वर्ड्स, ड्राइंग फिगर्स। जब वो पढ़ा रहा है तो किसी वर्ड, कोई हार्ड वर्ड है उसको वो लिख सकता है व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकता है, या फिर दो चीजों को कंपेयर करके दिखा सकता है। ठीक है, छोटे बच्चों का जो असाइनमेंट होता है, यानी कि छोटे बच्चों का होमवर्क होता है, वो भी टीचर को ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंशन की या रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एक टीचर को ब्लैक बोर्ड वहां पे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज आ सकता है, कि जब वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव या रिकैपिचुलेशन टेस्ट ले रहा है तो वहां पर भी वो ब्लैक बोर्ड का यूज करके उसकी हेल्प ले सकता है। Then last comes the assignment, or we can say homework of the student। होमवर्क जो हम देंगे वो जरूरी होता है असाइनमेंट, क्योंकि वो असाइनमेंट क्लासरूम में और घर पे करने के लिए दिया जाता है। दो तरह के असाइनमेंट होते हैं, एक को हम क्लास वर्क, एक को हम होमवर्क कहते हैं।
इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हो? क्वेश्चंस दे सकते हैं मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स, use of words and sentences, fill in the blanks, translate the passage into the mother tongue, writing summary of the passage, passage की summary लिखो, explaining words, phrases और idioms, यदि कोई अच्छे words, phrases और idioms है उनको explain करने जैसे questions, synonyms, antonym जैसे questions, long answer, short answer and word questions, जो one word questions होते हैं वैसे भी हो सकते हैं, और टू पॉइंट आउट ग्रामेटिकल फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस, या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम असाइनमेंट में बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एक कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो इन सारे स्टेप्स पे क्लियरली जाता है। तो एक प्रोज लेसन का यदि हम कंक्लूजन के फॉर्म में बात करें तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? बच्चे की स्पीच और राइटिंग हैबिट को डेवलप करना। हर एक लेसन जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए। द टीचर मस्ट रिमेंबर दैट वोकेबुलरी, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रोज लेसन। जब टीचर कोई प्रोज लेसन पढ़ा रहा है तो उस प्रोज लेसन से रिलेटेड वोकेबुलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर सब कुछ टीचर को ठीक से आना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि टीचर जो है वो नए नए वर्ड्स को एक्सपोज करें, उनके स्ट्रक्चर्स को ठीक से देखें। द एक्सपोजर शुड बी मेड इन सच ए वे दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द आइडियाज इनहेरेंट इन द पैसेज। पैसेज के अंदर जो आइडियाज दिए हुए उसको बच्चा ठीक से समझ सके। ठीक है, नए वर्ड्स, नया स्ट्रक्चर, उन 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 नए स्ट्रक्चर्स को टीचर अपने ऑब्जेक्ट्स में, मॉडल में, पिक्चर में, जेस्चर में, फेशियल एक्सप्रेशंस में यूज कर सकता है, विद हैंड मूवमेंट आल्सो। मतलब कैसे ना कैसे वो बच्चे को नए वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकता है। इस तरह से टीचर जो है वो प्रोज लेसन में एक इफेक्टिव वे में अपनी टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और प्रोज टीचिंग जो है वो चारों स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करें कि सेकेंडरी लेवल पे क्या है एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। तो सेकेंडरी लेवल पे सॉरी, तो दिस वाज अबाउट द prose chapter, prose, that what to teach when you are going to teach about the prose। पोइट्री को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पोइट्री से ही स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन पुट योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स, और किसी को लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो दे कैन डाउनलोड विटिविट्स एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, and I hope this all will definitely help you out in your journey. Thank you so much. Thank you.